जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में। मैं लक्ष्मी पाल आज आपको पढ़ाने वाली हूँ समास। समास की परिभाषा क्या होती है या समास कितने प्रकार का होता है, समास मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, आज इन सारी टॉपिकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि समास क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा है समास। बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर डालते हैं परिभाषा, तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। किसका? शब्दों का मेल। ठीक, तो आप लोगों ने जाना कि समास की जो हमारी परिभाषा है उसका मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक जाना। बात करते हैं समास के प्रकार की। समास के प्रकार की, अगर समास के प्रकार की बात करें तो वो हमारे होते हैं 6। अगर मूल रूप से बात करें कि मूल रूप से समास कितने होते हैं, मूल रूप से तो हमारे होते हैं 4। और कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। 4 होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं पहले की, तो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अगर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो जो हमने आपको मूल रूप से समास के प्रकार लिखवाए हैं 4, तो वे कौन कौन से होते हैं यहाँ से देखिए। एक हमारा हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हमारा हो गया द्वंद्व समास, तीसरा हमारा हो गया बहुब्रीहि समास और चौथा हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अब हमने यहाँ पे लिखा है 6 प्रकार का। अब 6 प्रकार कहाँ से आते हैं देखते हैं। जो हमारा तत्पुरुष है इसमें ही दो समास और बता दिए गए हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, और दूसरा हमारा हो जाएगा कर्म धारणय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्म धारणय समास। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो 4 ये हो गया, 5वां ये हो जाएगा और छठा हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं कि हिंदी में हमें समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 6 प्रकार के। अगर वही पूछ लेता है वहीं पर कि मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 4 प्रकार से। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया दो अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष के अंदर 2 समास होते हैं। एक हमारा द्विगु समास और एक हमारा होता है कर्म धारणय समास। बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर जो लोग नोट कर रहे होंगे उनकी बातें कर रहे हैं, जो ऐसे ही पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ें। अब देखते हैं पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जान लिया अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट इसका क्या कहता है। इसका पहला पॉइंट कहता है पहला पद प्रधान होता है। क्या? पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो कहता है इसमें जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग हमें अव्ययी भाव समास देखने को मिलते हैं। क्या होता है उपसर्ग? बात करते हैं उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के पहले जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे शब्दों
के पहले जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग, और यहीं पे आपको बताते हैं जो शब्दों के बाद में जुड़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। एक आपकी क्लास आएंगे उपसर्ग और प्रत्यय की, आपको समझाएंगे कि उपसर्ग किस प्रकार से होते हैं और प्रत्यय हमारे किस प्रकार से होते हैं। बात हो गई उपसर्ग की। इसमें क्या होता है, शब्दों के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक और आता है, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। ये जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है, जो आपके शब्द होते हैं वो वे 2 बार रिपीट हो जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसका लेते हैं पहले उदाहरण। पहले लिखते हैं जन्म। जन्म, ये क्या हुआ, एक हमारा शब्द हो गया। अगर हम इसके आगे आ जोड़ देंगे, क्या, अगर इसके आगे हम आ जोड़ दें, आ जन्म लिख लें, तो कहीं ना कहीं ये हमारा अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि देखो ये जो हमारा जन्म लिखा है ये हमारा हो गया शब्द, और जो हमारा आ है ये हमारा हो गया उपसर्ग। क्या हुआ, शब्द के पहले जुड़ता है, तो ये शब्द के जो पहले जुड़ा होता है ये हमारा होता है उपसर्ग। इसलिए हम जानेंगे कि जो आजन्म लिखा है ये हमारा हो गया अव्ययभाव समास। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो होता है यथाशक्त। इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यथा हमारा उपसर्ग हो गया और शक्ति हमारी शब्द हो गया। बात करते हैं यथा संभव की। यथा संभव, तो यथा हमारा हो गया उपसर्ग और संभव हमारा हो गया एक शब्द, ठीक है। और देखते हैं कुछ और, देखते हैं यहाँ पे लिखा होता है बेहद। ये हमारे उर्दू शब्द के होते हैं बेहद, और एक हमारा होता है दरअसल। दरअसल बेहद, दरअसल। अगर ये कहीं पे दिखेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये हमारे होते हैं अव्ययभाव समास। आई बात समझ में। तो अव्ययभाव समास क्या होते हैं, अव्ययभाव समास वे होते हैं जिनका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दिनों दिन की, दिनों दिन, इसमें क्या है, जो दिनों दिन है, देखो ये दिन लिखा है, ये क्या हुआ, जो पहला पद है पूरा लिखा है दिन, माने क्या होता है, एक दिवस। तो ये जो पहला पद है ये हमारा हो गया प्रधान, तो हम जान गए ये हमारा अव्ययभाव समास है। अब यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्ति। इसकी क्या बात है, एक हमारा होता है धड़ाधड़। कैसे पहचाना, देखो यहाँ पे क्या, जो धड़ लिखा है, धड़ ये क्या हो गया और ये धड़ हो गया, तो क्या हो गया, पुनरावृत्त हुई ना एक शब्द की 2 बार, तो हमारा हो गया धड़ाधड़। बात करते हैं दिनों दिन की। दिनों दिन हो जाएगा, दिनों दिन हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा, कानों कान हो जाएगा, कानों कान हो जाएगा, हाथों हाथ हो जाएगा। मतलब कि जो एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति शब्द। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि अव्ययभाव समास को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इस तरफ करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा होता है द्विगु समास। क्या होता है, डालते हैं, मतलब पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं होती है, बस आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। अब द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। द्विगु समास पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। हाँ, बोल सकते हैं पहला पद प्रधान, या बोल सकते हैं पहला पद हमारा होता है संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो इसमें हम बताएंगे, इसमें जो समूह होता है, समूह, अगर किसी चीज का समूह होगा, समूह वो हमारे द्विगु समास में होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें समझ में आ जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और बताते हैं आपको, यहाँ पर के लिखेंगे नोट करके।
नोट करके। इसमें क्या होता है, जो हमारी संख्याएं होती है 1 से 10 तक, कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे लिख ली। ये हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आएंगी। क्यों, क्योंकि जो 1 है वो संख्यावाचक है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी संख्यावाचक हैं। बात करते हैं 11 की, तो आप लोग बताएं जो हमारा 11 है क्या ये हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास है। तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा 11 है वो हमारा द्विगु समास नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि 11 द्विगु समास क्यों नहीं है, तो देखते हैं, अभी बताएंगे आपको 11 समास क्यों नहीं है। अगर बात करते हैं 10 की, 20 की, 30 की, 500, 1000, 10,000, मतलब कि जिनके पीछे हमें 0 लगे मिल जाएंगे वो हमारी द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर बात करते हैं 64 की, तो आप लोग बताओ कि जो ये 64 हमने लिखा है क्या ये हमारा द्विगु समास है या नहीं है, बताइए। तो जो हमारा यहाँ पे लिखा है द्विगु 64 हमने लिखा है, अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 4 और 60। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा था कि पहला पद हमारा होता है प्रधान और पहला पद होता है संख्यावाचक, ठीक। यहाँ पे क्या है, पहला जो पद है वो भी संख्यावाचक है, जो दूसरा पद है वो भी संख्यावाचक है। हमारी जो जो हमारा द्विगु है उसका पॉइंट कहता है कि पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा पद साधारण होना चाहिए। तो जो यहाँ पे लिखा है 4 और 60, पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा। आपको एक पॉइंट याद करना है कि हमारे 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो द्विगु समास में आएंगी, और ऐसी संख्याएं जिनके पीछे 0 लगे हों, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आपको कुछ बताते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं इसके उदाहरण क्या होते हैं। बात करते हैं नवरत्न की। नवरत्न, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। देखो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, ठीक। फिर क्या है, फिर शब्द लिखा है, हाँ। तो क्या गया, जो हमारा पहला पद है वो तो हमारा संख्यावाची है, जो दूसरा पद हमारा साधारण है। तो हम जान जाएंगे कि 9 रत्नों का समूह, कहीं ना कहीं ये जो समूह की बात है और ये जो पहले हमारा पद संख्यावाची आ रहा है ये हमारा कहीं ना कहीं द्विगु समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात करते हैं सप्ताह की। सप्ताह, इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है सप्ताह माने होता है 7 दिनों का समूह। क्या, 7 दिनों का समूह बोल सकते हैं या फिर 7 दिनों का समाहार भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आई। एक होता है चौराहा। चौराहा, इसको कैसे करेंगे, देखो ये लिखा है चौ बोले तो 4 और राह, एक पहला पद संख्यावाची है तो इसको करेंगे 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह या फिर 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समूह या फिर 4 राहों का समाहार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अठन्नी की। अठन्नी, अगर आ जाए अठन्नी में कौन सा समास है तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 8 बोले तो 8, तो हमारा हो जाएगा 8 आनों का समाहार, 8 आनों का समाहार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये द्विगु समास की जो हमने आपको समझाना चाहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी संख्या होती हैं वो 1 से 10 तक आती हैं,
2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर जिनके पीछे कितने भी जीरो लगे मिल जाएं, वो हमारी द्विगु समास के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं 23 की, 24 की, 66 की, 77 की। तो ये हमारी द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? हमने अभी आपको बताया था कि इसमें 77 लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 7 और 70 हो जाएगा। इसमें पहला पद भी संख्यावाची हो जाएगा और दूसरा पद भी संख्यावाची हो जाएगा, इसीलिए ये हमारी द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आती हैं। हमारा द्विगु समास का नियम क्या कहता है कि पहला पद हमारा संख्यावाची होना चाहिए और दूसरा पद हमारा सामान्य होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। डालते हैं हेडिंग अपनी तीसरी, वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सी हेडिंग डालते हैं? तीसरी हो जाएगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है देखते हैं। डालते हैं पहला पॉइंट, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें पहला व दूसरा, क्या पहला व दूसरा जो पद होता है वो दोनों प्रधान होते हैं। ये क्या बात हुई इसमें भाई? हाँ, द्वंद्व समास में ऐसा ही होता है। जो द्वंद्व समास है इसमें पहला पद और दूसरा पद हमारा प्रधान होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? हम आपको अभी एग्जाम्पल बताते हैं। देखो, जैसे कि बात करते हैं पहले लेते हैं माता और पिता, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, माता और पिता। ठीक है, तो जो माता है ये भी एक हमारा शब्द है, ये भी एक हमारा प्रधान है, और जो पिता होता है वो भी एक हमारा प्रधान है। अगर आपको ऐसे ध्यान ना रहे तो आप एक लॉजिक लगाना। आप लोगों ने किसी घर में देखा होगा जिस घर में पिता की चलती है, और कई घर ऐसे भी हैं जिनके घर में माता की भी चलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों होते हैं ये दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधान होते हैं, तो ये हमारे द्वंद्व समास में आ जाएंगे। अगर इनका हम समास विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। इसमें क्या होता है, इसमें हमें बीच में खाली और लिखना होता है, बस हमारा पूरा हो जाता है। बात करते हैं पाप और पुण्य की। पाप पुण्य, तो इसका हमारा हो जाएगा पाप और पुण्य। इसका हो जाएगा पाप और पुण्य। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा द्वंद्व समास है इसके अंतर्गत विलोम शब्द भी आते हैं। कैसे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे राजा रंक, क्या लिखे? राजा रंक। आप लोग भी जानते हैं अगर विलोम शब्द की बात करें तो उसमें राजा का रंक होता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है राजा रंक। बात करते हैं इसके समास विग्रह की, तो हो जाएगा राजा और रंक। क्या हो जाएगा? राजा और रंक हो जाएगा। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। जहां पर आपका योजक चिन्ह लगा मिल जाए, आप लोग समझ जाना कि ये हमारा कहीं ना कहीं द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक होता है आकाश पाताल। आकाश पाताल, अगर इसकी बात करें तो हमारा हो जाएगा आकाश। आकाश ये हमारा योजक चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो लगा देंगे और सेम इसी प्रकार लिख देंगे पाताल। तो आकाश पाताल का हमारा हो जाएगा आकाश और पाताल। तो आप लोगों ने देखा जो द्वंद्व समास है इसमें बहुत ही थोड़ा है। इसमें क्या होता है, हमें खाली एक चीज पहचाननी है बीच में, बस उसका नाम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह।
ठीक है, अब इसमें और कुछ बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 64। 64 में कौन सा समास है? तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हम लिख जाएंगे 4 और 60। इसमें क्या हुआ, जो हमारा इसमें पहला पद है वो भी प्रधान है और जो दूसरा पद है वो भी प्रधान है। तो जो 64 हमारा आएगा वो हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। बात करें धर्माधर्म की, धर्माधर्म, तो इसका हो जाएगा धर्म और अधर्म। क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। और हमारा हो जाएगा अधर्म। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसमें द्वंद्व समास में ज्यादा कुछ नहीं होता है। हम किस तरह से पहचान जाएंगे? देखो, जो माता पिता है इसमें क्या होता है, बीच में आप बोल सकते हैं कि इसे हम डेस भी बोलते हैं। अगर दो शब्दों के बीच में अगर आपको डेस या बोले अगर आपको चिन्ह पहचानने आते हैं तो योजक चिन्ह, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। अगर आपका बीच में आता है तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर हम तीसरी हेडिंग की बात करें तो हमारी हो जाएगी बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है वो देखते हैं। तो आपका चौथा पॉइंट रहेगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, इन दोनों पदों को छोड़कर जब संकेत तीसरी ओर किया जाता है, क्या, जब पहला पद और दूसरा पद को छोड़कर संकेत तीसरी ओर किया जाता है तब उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो यहां पर लिखते हैं पहला पद व दूसरा पद, पहला पद व दूसरा पद को छोड़कर संकेत तीसरे को दिया जाता है। संकेत तीसरे शब्द को दिया जाता है। तीसरे शब्द को दिया जाता है। क्या है? पहला पद व दूसरा पद को छोड़कर संकेत तीसरे शब्द को दिया जाता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि तीसरे शब्द को जब प्रधानता दी जाए क्या हो, जब पहला पद व दूसरे पद को छोड़कर जब प्रधानता तीसरे को दी जाए तो वहां पर हमारा होता है बहुब्रीहि समास। कैसे? देखते हैं एक एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है? त्रिलोचन। अगर इसका समास विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके। बताएं आप लोग कि तीन लोचन किसके हैं? लोचन बोले तो नयन बोले तो आंख। तीन आंखें, तीन लोचन है जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात शिव। क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या, पहला पद और लोचन हो गया हमारा तीसरा पद, ये त्रि हो गया, ये हो गया लोचन, ये हमारा हो गया पहला पद, ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया दूसरा पद। तो क्या हुआ, जब पहले पद और दूसरे पद को छोड़कर प्रधानता किसी तीसरे को दी जाए, ये रहा ना, शिव हमारा हो गया तीसरा शब्द। तो तीन है लोचन जिसके अर्थात तो शिव, तो क्या हो गया, ये हो गया त्रिलोचन। क्या हुआ, पहले व दूसरे पद को छोड़कर तीसरे को संकेत दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बात करते हैं पीताम्बर की। इसका क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका। अब बताएं किसका पीला अंबर था, मतलब किसका पीला वस्त्र था, तो बताएंगे श्री कृष्ण का, वही तो डालते थे ना पीला वस्त्र। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अर्थात श्री कृष्ण। क्या देखने को मिल रहा है कि जिसके यहाँ पे बात कर रहे हैं वो तो हमें को समझ नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं तीसरे शब्द की ओर संकेत हो रहा है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। बात करते हैं चौलड़ी की। चौलड़ी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चार है लड़िया, जिसमें चार है लड़िया जिसमें, तो क्या हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, माला। क्या हो जाएगा, माला में ही तो होती है ना। तो लड़ी, चार है लड़िया जिसमें, अर्थात माला। ठीक है। बात करते हैं विषधर की। तो यहाँ पे आ जाएगा विष को धारण करने वाला। विष मतलब कि जहर, और धारण करने वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो क्या हमारा हो जाएगा, शिव। क्या हो जाएगा, शिव। तो विषधर का मतलब होता है विष को धारण करने वाला शिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, देखते हैं। कर्मधारय समास, आप लोग जान लें कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें पहला पद व दूसरे पद को छोड़कर जब संकेत किसी तीसरी जगह किया जाए, उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अब हमारी आती है पांचवी हेडिंग, जो होती है कर्मधारय समास। ठीक है, हमने लिख दिया कर्मधारय समास। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका पहला पद होता है, पहला पद जो होता है वो आपका होता है विशेषण। क्या होता है, पहला पद आपका होता है विशेषण। बात करेंगे दूसरे पद की, दूसरा पद क्या होता है, तो अगर बात करें दूसरे पद की तो होता है दूसरा पद आपका होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। ठीक है, जान लिया। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष। ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरे पद की, इसमें क्या होता है, उपमान। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो सेकेंड पॉइंट है उसमें बताया जाता है कि उपमान उपमेय क्या होता है। उपमान में उपमेय का क्या होता है, संबंध होता है। संबंध स्थित रहता है। अब किस प्रकार रहेगा, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। ये विशेषण क्या है, विशेष क्या है, आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे तो बता देंगे आपको कि विशेषण क्या होता है। बात करते हैं पहले पॉइंट की, लिखते हैं महादेव। ये हमारा लिखा है महादेव। अगर इसकी बात करें कि इसे कर्मधारय में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं तो देखते हैं।
क्या हो गया, महान है जो देव, क्या हो गया, महान है जो देव। महादेव का मतलब होता है महान है जो देव। देखो देव तो है लेकिन कैसे है, महान है। तो ये महान क्या हो गया, महान हमारा हो गया विशेषण, ठीक है। तो महान हमारा हो गया विशेषण। तो क्या है, महादेव कैसे है, महान है जो देव, तो क्या हो गया, महादेव। बात करते हैं दूसरी हेडिंग की, नीली गाय। नीली गाय, अगर इसको देखेंगे तो इसका क्या होगा, ये क्या है, गाय लिखा है। गाय कैसी है, नीली है। तो नीला क्या हो गया, नीला एक हमारा हो गया विशेषण। तो बात करते हैं, नीली हो गई ना, तो बात करते हैं नीली है जो गाय। क्या, नीली है जो गाय, अर्थात नीली गाय। नीली है जो गाय तो हो गया नीली गाय, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगर यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं काली मिर्च, काली मिर्च, तो इसका मतलब क्या है, मिर्च तो है बट कैसी है, काली है। तो काला मिर्च नहीं, काली मिर्च। तो मिर्च तो है लेकिन मिर्च कैसी है, मिर्च है काली। तो काली एक इसका हो गया मिर्च का विशेषण। तो मिर्च कैसी है, काली। तो यहाँ पे लिखेंगे काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। जो हमारे कर्म धारणे के जो उदाहरण होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें बहुवचनीय समास की पहचान करवाते हैं। आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे बहुवचनीय समास में आने चाहिए। जैसे कि एक आपको उदाहरण बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं, हो जाएगा पीताम्बर, पीताम्बर। अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो अभी बताया कि जो पीताम्बर है, पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण, और जो हमारा पीताम्बर है ये हमारा कर्मधारय में भी आता है। इसका हो जाएगा पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर। तो आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम आपको बताते हैं इसमें होता क्या है। यहाँ पे लिखा है पीताम्बर, तो अगर आपके पेपर में आ जाए, पेपर में कहीं आ जाए पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय भी दिया हो और बहुब्रीहि भी दिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पीताम्बर लिखेगा तो एक ही देगा, या फिर आपको कर्मधारय ही देगा या फिर आपको बहुब्रीहि समास ही देगा। तो देखते हैं, अगर आपको दोनों दिए हों, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी, तो आप कर्मधारय को ना छोड़कर हम बहुब्रीहि पर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बताया गया है कि कर्मधारय से ज्यादा मान्यता हमें बहुब्रीहि को देनी ही चाहिए। यहाँ पे लिखा है पीताम्बर, तो पीला है जो अंबर पता है, तो पीला है जो अंबर अर्थात क्या, शिव। कहीं ना कहीं पीताम्बर हमें तीसरे और पद का संकेत दे रहा है, ठीक है। तो पीताम्बर हो जाएगा पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण, तो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर है पीताम्बर तो पीला है जो अंबर अर्थात कर्मधारय समास। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। तो आज आपके ये जो आपके 5 थे हमने आपको करवा दिए, ये 5 थे कर्मधारय तक समास। तत्पुरुष समास बच जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और उसके कई और टाइप होते हैं जो कि समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी क्लास लंबी ना हो इसीलिए हम इतने ही पॉइंट आ सकते हैं। तो फिर आपकी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।